नमस्कार दोस्तों। आज तक आपने मेरे चैनल पर ETFs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब पे स्ट्रैटेजीज देखी हैं और अब बारी आ गई है एक नए एसेट क्लास को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की, जिससे कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, जैसे कि बिटकॉइन है, इथीरियम है और कई सारे क्रिप्टो कॉइन्स हैं, तो इनको शॉर्ट में क्रिप्टो कहा जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रैटेजी जिसका नाम है क्रिप्टो का जंगल। अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा मैंने पैसों का जंगल स्टॉक्स के लिए, ETFs के लिए बनाई थी और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जल्दी ही मैं आपके लिए क्रिप्टो का जंगल भी लेकर आऊँगा, जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी में कैसे बेस्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो आइए जानते हैं क्रिप्टो को हम अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट कैसे बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में कैसे शामिल कर सकते हैं, एक सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, क्या रिवॉर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का टैक्सेशन लगता है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने पर, क्या कंसिडरेशन करने हैं हमें एक्सचेंज सिलेक्शन के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म जहाँ से हम क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल करेंगे उस एक्सचेंज को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया मैंने कंसिडर किए थे वो मैं आपको बताऊँगा। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे द मेन थिंग ऑफ द वीडियो, क्रिप्टो का जंगल स्ट्रैटेजी की, कि वो स्ट्रैटेजी कैसे करनी है और जो मैंने गूगल शीट आपके लिए बनाई है, जो एक नई गूगल शीट है क्रिप्टो के लिए ऑप्टिमाइज्ड, उसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि कभी भी कोई नया इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्ट करना होता है तो हमें सबसे पहले उसका रिस्क पता होना चाहिए। रिवॉर्ड बाद में आता है, रिस्क पहले। रिस्क का मतलब है हमारा पैसा रिस्क में जाने वाला है, जो भी पैसा हम लगाने वाले हैं उस पर रिस्क क्या है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो रिस्क की बात करूं तो दो कैटेगरीज में मैं आपको रिस्क को बताऊंगा और मेन पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। तो पहला है मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट में होने वाले मूवमेंट को मार्केट वोलेटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। कितना ऊपर कितना नीचे, कितनी तेज़ी से ऊपर जाना, कितनी तेज़ी से नीचे जाना, वो सब वोलेटिलिटी का पार्ट है। तो क्रिप्टो करेंसी में वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। 50 से 80% तक आप डाउन भी देख सकते हैं, 100% तक आप ऊपर भी देख सकते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैं कंपेयर कर रहा हूँ स्टॉक्स, ETFs, म्यूचुअल फंड से। उनके कंपैरिजन में इसमें जो मूवमेंट्स आते हैं बहुत तेज़ी से आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट्स भी आते हैं दोनों तरफ, ठीक है। थोड़ा इसे चार्ट पे दिखाता हूँ आपको आइडिया देने के लिए। तो यहाँ मैंने बिटकॉइन USD का चार्ट खोला हुआ है, मंथली चार्ट, ठीक है। एक कैंडल जो है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे बिटकॉइन USD अपने टॉप प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। अभी तक का जो हाईएस्ट प्राइस इसने अचीव किया है वहाँ पे चल रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। लेकिन इसकी पिछली जर्नी देखेंगे आप, वो कैसे गिरा है, कैसे उठा है। थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पिछला जो गिरावट आई थी यहाँ पे 1 नवंबर 2021 इस महीने में आई थी। यहाँ के टॉप लेवल से अगर हम बॉटम लेवल जहाँ तक वो गया वो देखें तो देखिए 76% ये गिरा था एक साल के अंदर। तो 76% गिरा था एक साल के लगभग पीरियड में, ठीक है। एक साल से थोड़ा ज़्यादा पीरियड है यहाँ पे, 76%। और जब ये यहाँ से उठा, जो बॉटम यहाँ पे इसने बनाया वहाँ से उठा, तो ये जो मैक्स लेवल गया वो है 616%। अभी थोड़ा और पीछे चल लेते हैं इसको और अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गिरा था दिसंबर 17 में 84-85% तक गिर गया था और जब उठा तो यहाँ 350% उठा है। उसके बाद आगे देखें तो 900%। तो इसका गिरने उठने का जो परसेंटेज है वो बहुत वोलाटाइल है, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बोला है प्राइसेस कैन ड्रॉप टू 50-80% इन बेयर मार्केट्स। इससे भी ज़्यादा भी गिर जाते हैं लेकिन ऑन एन एवरेज इस रेंज में रहता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर हम अभी तक स्टॉक में करते थे, ETF में करते थे, म्यूचुअल फंड में करते थे, इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत रेयर सिनेरियो में ऐसा होता है, लेकिन बिटकॉइंस में काफ़ी कॉमन है ये चीज़। आप जाके चार्ट देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा और समझ में आएगा। तो ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से जो दूसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग लीड्स टू लॉसेस। तो अब देखिए, अगर आपने कोई बिटकॉइन खरीदा और वो आपके सामने एक साल में 80% गिर गया, तो किसी को भी ये लग सकता है कि अब तो ये ख़त्म है, मेरा तो सारा पैसा डूब गया। और नैरेटिव्स भी मार्केट में उस वक्त ऐसे चल रहे होते हैं कि बिटकॉइन तो अब ख़त्म है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें इमोशनली हमारा डिसीजन चेंज करने पे मजबूर कर देती हैं और हम लॉस में बाहर आ जाते हैं। छोड़ो यार, हमारे लिए बना नहीं है एसेट क्लास, इसमें लॉस में क्यों जाना, ख़त्म करो, अपना स्टॉक ही अच्छा है, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग्स आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये लॉस नहीं होगा, बिल्कुल ये रिस्क यहाँ पे, यही तो मैं सबसे पहला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है, रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े हैं। जो मैंने आपको चार्ट पे दिखाया कि रिस्क भी बड़ा है, रिवॉर्ड भी बड़ा है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के किस तरीके से आगे बढ़ना है वो सारा स्ट्रैटेजी मैं आपको आज बताने वाला हूँ।
दूसरा रिस्क इसमें क्या आ जाता है, रेगुलेटरी रिस्क। तो ये जो बिटकॉइन की इंडस्ट्री है ना, ये इंडिया में प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं है। अभी बहुत सारे रेगुलेशंस इसमें उस लेवल के नहीं है जो हमारे स्टॉक्स, ETF, म्यूचुअल फंड्स में होते हैं। तो उस वजह से रेगुलेटरी रिस्क क्या हो जाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पे, फ्लैट 30%। आप जो भी प्रॉफिट बनाए उस पर आपको फ्लैट 30% देना होता है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिसी चेंजेस हो सकता है आगे जाके बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, या फिर क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाए, या फिर जो एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाए, कोई कंप्लायंस ऐसा आ जाए जो वो पूरा ना कर पाए, वो फीस बढ़ा दे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं क्रिप्टो करेंसी इंडिया में कैसे रन करती है। ठीक है, तो ये जो मेजर रिस्क हैं इन्हें ध्यान में रखते हुए आगे की चीज़ समझते हैं। तो की रिस्क मैनेजमेंट टिप क्या है। अब रिस्क हमने समझ लिया कि बहुत रिस्क है, लेकिन देखिए अगर हमें अच्छे रिवॉर्ड्स पाने हैं तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। तो रिस्क कितना उठाना है वो ये पॉइंट है, नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो जितना पैसा आप लूज़ करने के लिए रेडी हैं उतना ही बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है। अगर आप 500 से ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकते, 500 डालिए बिटकॉइन में। आपकी कैपेसिटी 5000 है, 5000 डालिए। आपकी कैपेसिटी 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है कि बिटकॉइन में मैं इतना मैक्सिमम लूज़ कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं लूज़ करने को रेडी नहीं हूँ, उतना पैसा आपको बिटकॉइन में डालना है। मैं बिटकॉइन बोल रहा हूँ लेकिन मेरा कहने का मतलब है क्रिप्टो। ठीक है, बिटकॉइन ही निकलता है क्योंकि बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो है, इसलिए क्रिप्टो की जगह बिटकॉइन कई बार मुंह से निकल जाता है। तो जो भी बातें मैंने अभी तक कही हैं वो क्रिप्टो के लिए मैं कह रहा हूँ कि जितना पैसा आप क्रिप्टो में लूज़ करने के लिए तैयार हैं सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें। मंथली आपने सोच लिया ओके मेरे पास 500 रुपये का स्पेयर फंड है, जो मैं लूज़ कर भी दूंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी मंथली बेसिस पे। अगर आपका साइज़ ज़्यादा या कम है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे अपना रिस्क के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात मैंने बोल्ड लेटर्स में बड़ी बड़ी लिखी है, नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज़। मतलब ये मान के चलिए जो भी आप बिटकॉइन में लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो हो सकता है ज़ीरो हो जाए किसी दिन, किसी पॉलिसी चेंज की वजह से या कोई और चेंज आ जाए। तो उस मेंटालिटी, उस माइंडसेट के हिसाब से आपको पैसे डिसाइड करना है कितना इन्वेस्ट आप करेंगे। और दूसरा है डाइवर्सिफाई अक्रॉस मल्टीपल क्रिप्टोज। ठीक है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, तो हमें सिर्फ एक में लाइक बिटकॉइन में ही नहीं सारा पैसा डालना है, इथीरियम में भी नहीं डालना है, हमें डाइवर्सिफाई करना है। थोड़ी देर में मैं आपको अपनी शीट दिखाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है, उसमें मैंने कितने क्रिप्टोज अपने लिए रखे हैं। तो उस हिसाब से आपको भी अपने लिए डिसीजन लेना है कि कम से कम एक से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, 2-3 तो आपके पास होने चाहिए। उससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी पे है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि कौन सा कॉइन आपको ठीक लगता है वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेजर मार्केट कैप वाले, जिनकी मार्केट कैप काफ़ी बड़ी है, वो वाले क्रिप्टोज लाइक बिटकॉइन, इथीरियम, इनमें डाइवर्सिफिकेशन कम से कम करना ही है। ठीक है, थोड़ी देर में आगे जाके मैं आपको वो शीट भी दिखाऊंगा जहाँ मैंने अपना डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट किया है। अब रिस्क हमने समझ लिया, अब समझते हैं रिवॉर्ड्स। चार्ट पे मैंने आपको दिखा दिया रिवॉर्ड्स किस तरह के लेवल्स के आ सकते हैं। तो मार्केट वोलेटिलिटी, अगेन प्राइसेस कैन राइज मल्टीफोल्ड इन बुलिश मार्केट। चार्ट पे मैंने आपको दिखाई दिया कि कितना ज़्यादा बढ़ भी सकता है बिटकॉइन। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ है और आज तक, तो मतलब इतने अनइमेजिनेटिव गेंस किसी और एसेट क्लास ने नहीं दिए हैं। ये तो नोन ट्रुथ है। आगे कितना देगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने अपने रिस्क के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। आप भी कर सकते हैं अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है, आप इमोशनल नहीं हो जाते मार्केट को गिरता हुआ देखकर, या फिर अगर आपने जो पैसे लगाए हैं उसका ज़ीरो होने के चांस हो जाएं तो आप इमोशनल नहीं हो जाते, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको डर लगता है तो नहीं कीजिएगा इन्वेस्ट क्रिप्टोज़ में। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स कैन राइज एक्सपोनेंशियली। तो अगेन चार्ट पे उठा के देखिए, पहले दिन अगर आपने बिटकॉइन लिया होता और आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या होती, आप अमेज हो जाएंगे वो रिजल्ट्स देखकर, जो कि थोड़ी देर में मैं कुछ उसका एक नज़ारा आपको बैक टेस्टिंग शीट में भी दिखाने वाला हूँ। टैक्सेशन की बात करें तो जो भी बिटकॉइन में आप ट्रेडिंग करते हैं, जो भी प्रॉफिट्स आप उसमें बनाते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैट 30% टैक्स लेगी आपसे। वो काटेंगे नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी एक्सचेंजेस हैं उन्हें 1% अभी TDS काटने के लिए कहा जाता है, तो आपके जो भी प्रॉफिट्स हैं उसमें से 1% वो निकाल लेते हैं एज TDS। बाकी का ITR फाइल करते वक्त खुद से आपको 30% के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन बन के आता है देना होगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है पैसों का जंगल, इसमें टैक्स ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, इसलिए मैंने पैसों का जंगल वाली स्ट्रैटेजी चूज़ करी है क्रिप्टो के लिए, बजाय कि बाय किया पूरा सेल किया, वो वाला नहीं। पैसों का जंगल में एक अलग स्टाइल से हम सेल करते हैं। जिन लोगों ने पैसों का पेड़, पैसों का जंगल मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे उन्हें पता है कि ये कैसे चलता है और उसकी क्या लाजवाब बातें हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसका टैक्सेशन बहुत पसंद है। तो ये जो 30% टैक्स वाला सीन है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाता है और हमें काफ़ी कम टैक्सेस देने पड़ते हैं
हैं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बुकिंग स्टाइल ही उस तरीके का होता है। ओके, तो हमने रिस्क रिवॉर्ड समझ लिए, टैक्सेशन समझ लिया। अब समझते हैं कि अगर हमें स्टार्ट करना है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज जिसमें हम अपना पैसा जमा करेंगे और वहाँ पे हम अपना फिर पैसा क्रिप्टोज़ में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या क्या कंसिडरेशंस किए वो आपको बता देता हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च करी और उसके बाद अपना जो प्लेटफॉर्म मैंने सेलेक्ट किया है वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है FIU रजिस्ट्रेशन। ये एक इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है जो कि चेक करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के लिए मनी यूज़ ना हो, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कंप्लाइंसेस होते हैं। तो ये जो क्रिप्टो वाले एक्सचेंजेस हैं, इनको कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ते हैं अगर वो FIU के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाती है। हमें ये पता है कि ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा रातों रात पैसा लेके भाग नहीं जाएगा। क्योंकि पिछले आप अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो बहुत फेमस हुए लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए रातों रात पैसा लेकर। ठीक है, तो ऐसा ना हो उसके लिए FIU रजिस्ट्रेशन वाला प्लेटफॉर्म ही सेलेक्ट करें। ठीक है, तो आपका क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि कहाँ कम से कम मुझे फ़ीस देनी पड़ रही है अपना प्लेटफॉर्म मेंटेन करने के लिए। वो भी एक क्राइटेरिया है लेकिन वो काफ़ी बाद में आएगा। सबसे पहले क्राइटेरिया ये वाला है, FIU रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जिनका FIU रजिस्ट्रेशन है इंडिया में, तो आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने खुद पर्सनली AI की मदद ली थी पूरी रिसर्च करने के लिए। फाइनली जो मैंने प्लेटफॉर्म अपने लिए सेलेक्ट किया वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, ये सब कवर करने के बाद। फिर नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। तो जो आप क्रिप्टोज़ खरीदेंगे वो सिक्योर्डली स्टोर्ड हैं या नहीं हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कोई हैकर आके आपके बिटकॉइन उड़ा के ले गया, आपका क्रिप्टो उड़ा के ले गया। तो उसके लिए जो सिक्योरिटी और ट्रस्ट फैक्टर्स हैं वो आपके एक्सचेंज में जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे उसमें होने ज़रूरी हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पहले पासवर्ड डाला, उसके बाद एक और OTP आएगा, या फिर आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर से एक कोड जनरेट होता है जैसे ज़ीरोधा में होता है, वो वाला 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो एक पासवर्ड से सिर्फ लॉगिन नहीं होता, मल्टीपल चीज़ों से आप लॉगिन करते हैं, तो वो हो गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी सिग्नेचर वॉलेट सपोर्ट, ये एक बैकएंड में चीज़ चलती है जिससे आपका वॉलेट सही से स्टोर कर रहा है आपके क्रिप्टोज़ को, वो चेक होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं, सिग्नेचर विग्नेचर वो फिजिकल सिग्नेचर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये उसकी सिक्योरिटी बढ़ाती है आपके जो स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज फॉर यूज़र फंड्स ऑफलाइन स्टोरेज, तो जो आपका एक्सचेंज पैसा ले रहा है फिर वो क्रिप्टोज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो क्रिप्टोज़ उनके पास आएंगे, उन्हें सिक्योरली स्टोर करने के लिए उनके पास एक होती है कोल्ड स्टोरेज, एक अलग टाइप की स्टोरेज होती है। तो वो सब चीज़ें हैं, मैं इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जाके गूगल कर सकते हैं, AI से पूछ सकते हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हेल्पफुल हो जाते हैं हमें अपनी थोड़ी सिक्योरिटी और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए कि जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करने वाले हैं उस पर हम बिंदास अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कम रिस्क के साथ। ज़ीरो रिस्क कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन या क्रिप्टो इन इटसेल्फ इज़ वेरी रिस्की। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म अगर कम रिस्की हो भी, जो एसेट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो बहुत रिस्की है, तो कम से कम प्लेटफॉर्म पे हम अपना रिस्क कम कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस। अब आती है बारी फ़ीस की। अब आपने प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आप फ़ीस में देने वाले हैं। तो उसके लिए जितना फ़ीस कम हो, प्रेफरेबली ज़ीरो हो, जब आप पैसे जमा कर रहे हो, जब आप पैसे निकाल रहे हो। ठीक है, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो पैसे जमा करने और निकालने पे भी आपसे फ़ीस लेते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म है जो फ़ीस नहीं लेते हैं फ़िलहाल। अब आगे जाके चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपसे वो कम से कम पैसे लेंगे या ज़ीरो पैसे लेंगे तो वो बहुत अच्छा है, वो आपके प्रॉफिट्स में से कट नहीं होगा। और एक होता है ट्रेडिंग फ़ीस, तो जब आप बाय या सेल करते हैं तो आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ती है, और वही ये जो प्लेटफॉर्म है वहीं से कमाते हैं, तो वो फ़ीस तो होगी ही होगी। कोई भी ज़ीरो फ़ीस पे दे रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ घपला है, क्योंकि वो कमाएगा कहाँ से अगर वो ये फ़ीस भी चार्ज नहीं करेगा। तो ये चार्जेस मिनिमम होने चाहिए, जितने कम हो उतना अच्छा है। लेकिन पहले जो मैंने फैक्टर्स बताए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये सबसे लास्ट का फैक्टर है। तो ये सारे कंसिडरेशन करने के बाद मैंने पर्सनली अपने लिए जो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है वो है CoinDCX। देखिए, ये प्रमोशन नहीं है CoinDCX का, मैं कोई आपको रेफरल लिंक नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे रिस्क पे मैंने सेलेक्ट किया है। बाकी आप अपनी पूरी रिसर्च कीजिए और अपने हिसाब से आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में प्लीज़ मुझसे मत पूछिएगा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है या वो प्लेटफॉर्म, मैंने आपको बता दिया मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है। बाकी आप जो भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहें ये आपके ऊपर है। तो आइए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, जिसका नाम मैंने रखा है क्रिप्टो का जंगल। तो जंगल क्यों नाम रखा है वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, जब मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात समझाऊंगा आपको। तो स्ट्रैटेजी समझते हैं क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें करते क्या है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे लिए कि हम लमसम मनी इन्वेस्ट करते हैं।
ठीक है, पहले हमने सेलेक्ट कर लिया ओके मैं ये क्रिप्टोज़ में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। उसके बाद जो भी क्रिप्टोज़ आपने सेलेक्ट किए हैं अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नेवर इन्वेस्ट मोर देन व्हाट यू कैन लूज़, उसके हिसाब से अपना कैपिटल उतने क्रिप्टोज़ में डिवाइड कीजिए और सबसे पहले दिन लमसम इन्वेस्ट कर लीजिए। ठीक है, वो लमसम 500 हो सकता है, 1000, 5000, 10,000, 20,000, ये कैपेसिटी आपके ऊपर है। मैं आपको कोई फिगर्स नहीं देने वाला हूँ। हाँ, मैंने कितना किया है वो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा, लेकिन आप कितना करना चाहते हैं ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। कोई ऐसा रूल्स या फिर कोई कैलकुलेशन मैंने उस पर नहीं बनाई है। ठीक है, बस यही है कि जितना आप लूज़ करने को तैयार हो। ये बार बार मैं बात बोलता रहूँगा थ्रू आउट द वीडियो, बिकॉज ये जो एसेट क्लास है काफ़ी रिस्की है, तो ये बात बार बार आपके दिमाग में मैं रिमाइंड कराता रहूँगा कि नेवर इन्वेस्ट मोर देन व्हाट यू कैन लूज़। स्टेप 2, हम उन क्रिप्टोज़ में वीकली या मंथली सिप करते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट हम डिसाइड कर लेते हैं कि ओके 500 रुपये की मैं वीकली सिप करूँगा, 1000 रुपये की वीकली सिप करूँगा, 200 की करूँगा, डिपेंड्स कि आप कितने की करना चाहते हैं। वो सिप हर उस फ्रीक्वेंसी पे उस दिन होंगी ही होंगी। तो अगर आपने वीकली फ्रीक्वेंसी चूज़ करी है, सपोज एवरी फ्राइडे यू आर गोइंग टू डू इट, तो फ्राइडे को जो भी अमाउंट आपने सिप के लिए रखा है वो इन्वेस्ट कर देंगे। अगर आपका प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन देता है आपको सिप के लिए, ग्रेट, अगर नहीं तो मैनुअली आप करेंगे उतना अमाउंट इन्वेस्ट और अपनी शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। वो शीट मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर स्टेप 3 आता है बाय इन डिप्स। ठीक है, तो जब जब आपका क्रिप्टो गिरता है सर्टेन परसेंटेज से, तो जैसे मैंने दिखाया यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम परसेंटेज छोटा नहीं रखेंगे, कम से कम 10%, 20%, 30%, ये वाले टेबल में चलेंगे। तो जो भी हम अपने बाय इन डिप्स का स्टाइल बनाते हैं, सपोज हमने पहला डिप 10% पे सेलेक्ट किया, तो नेक्स्ट डिप होगा उसका डबल 20%, थर्ड डिप होगा उसका ट्रिपल 30%। अगर आप 15% पे करते हैं, पहला डिप 15%, तो उसका नेक्स्ट होगा 30%, फिर नेक्स्ट होगा 45%। ठीक है, तो जो भी आप पहला डिसाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल्स में आप डिप होने पर बाय करते रहते हैं एक्स्ट्रा मनी के साथ। वो भी मैं आपको बैक टेस्टिंग में प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे कैसे वो इन्वेस्ट होता है। ये सब हो गया इन्वेस्टमेंट। 3 तरह के इन्वेस्टमेंट, लमसम जो एक ही बार करना है आपको शुरू में, सिप जो रेगुलरली होगा, और बाय इन डिप्स वो तभी होगा जब क्रिप्टो गिरेगा। क्रिप्टो नहीं गिर रहा है तो बाय इन डिप्स होगा ही नहीं। ठीक है, फिर आती है बारी प्रॉफिट बुकिंग की, विड्रॉ द प्रॉफिट्स। इसको मैं आपको थोड़े और डिटेल में समझाने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ा थ्योरी समझ में आ जाए और फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका समझ में आ जाए। तो बेसिकली जब भी हमारी गूगल शीट हमें दिखाएगी कि एक्स अमाउंट का प्रॉफिट हमें बुक करना है, हम शीट में डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम मुझे इतना प्रॉफिट तो बुक करना है। फॉर एग्जांपल 500 का प्रॉफिट आए तो ही शीट दिखाएगी, 1000 का प्रॉफिट आए तो ही शीट दिखाएगी। ये फिगर आप चूज़ कर सकते हैं, अपनी शीट में डाल सकते हैं कि इतने प्रॉफिट होने पर ही मुझे प्रॉफिट बुकिंग के लिए दिखाना। जब भी उतना प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा, शीट आपको दिखाएगी कि इतना प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो गया है, आप जाके बुक कर लीजिए और आप उतना अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं उतनी यूनिट सेल करके। तो शीट सब कुछ कैलकुलेट करके आपको बता देती है। वैसे तो ये जो क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म है इसमें डायरेक्टली आप अमाउंट डाल सकते हैं कि मुझे इतने अमाउंट विड्रॉ करना है, वो यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है करंट प्राइस के हिसाब से। तो अमाउंट बेस्ड आप करेंगे, लेकिन शीट में मैंने फिर भी आपको यूनिट्स भी दिए हुए हैं, इन केस आप यूनिट से करना चाहते हैं, मे बी कोई एल्गो यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो शीट्स में यूनिट्स भी दिए हुए हैं। तो अब इस स्टेप को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट बुकिंग स्टाइल होता है, पैसों का जंगल पैसों का पेड़, इस वाली स्ट्रैटेजी में ये थोड़ा यूनिक होता है हमारे कन्वेंशनल से अलग। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस मेरे देखे हुए हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, पहली बार सुन रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, वो इसे अच्छे से समझ लें, क्योंकि आगे जाके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़रूरी है समझना, प्रॉफिट बुकिंग पार्ट। बाकी सब नॉर्मल चीज़ें हैं, प्रॉफिट बुकिंग ही है यूनिकनेस इस स्ट्रैटेजी की, जो इसे बनाता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फीजिबल और टैक्स ऑप्टिमाइज़ कर देता है हमारे रिटर्न्स को। तो कैसे होती है प्रॉफिट बुकिंग? सपोज़ आपके पास एक ट्री है जिसमें फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है, ऑरेंज ट्री, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, कोई भी इमेजिन कीजिए ऐसा एक ट्री है। तो ट्री जो है बेस इन्वेस्टेड अमाउंट, अभी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको शीट में दिखाऊंगा, बेस इन्वेस्टेड अमाउंट क्या है, तो वो हमारा ट्री है। ठीक है, तो जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो एक ट्री की तरह हमारा ग्रो हो रहा है। जितना पैसा हम इन्वेस्ट करते जाएंगे उतना हमारा ट्री बड़ा होता जाएगा। और फिर जब उस ट्री में फ्रूट्स लगेंगे, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट के लिए हमारा ट्री एलिजिबल हो जाएगा, तो हम उन फ्रूट्स को तोड़ेंगे और खाएंगे या फिर बचा के रखेंगे। वैसे फिज़िकल जो हमारी लाइफ है उसमें, रियल लाइफ में तो फ्रूट्स को बचा के बहुत समय तक स्टोर नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएंगे, उन्हें खाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम डिजिटल चीज़ों की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, तो वो जो फ्रूट्स हम तोड़ते हैं, या तो हम उन्हें खा लें, मतलब अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर लें, या फिर हम उन्हें स्टोर करके रखें कि जब इसमें गिरावट आएगी हमारे क्रिप्टो में, तो हम उन फ्रूट्स को वापस इन्वेस्ट करेंगे सस्ते दामों पर। ठीक है, तो ये अभी कॉन्सेप्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक ट्री है, वो जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिप कर रहे हैं, तो वो बड़ा हो रहा है, और सिप करा वो और बड़ा हो, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा।
और जब उसका सीज़न आएगा, मतलब जो उसमें बुलिश मूव आएगा, तो उसमें फ्रूट्स लगेंगे, यानी कि प्रॉफिट अमाउंट उसमें दिखाई देने लगेगा हमें। तो वो फ्रूट्स हमें तोड़ने हैं और रख लेने अपने पास। और जब फ्रूट सीज़न ओवर हो जाएगा, यानी कि बुलिश ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, हम फिर भी अपने ट्री का ख्याल रखते रहेंगे, उसमें सिप्स चलती रहेंगी, अगर बिड्स आ रहे हैं बिड्स चलते रहेंगे, और जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो दोबारा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मतलब जो सीज़न है दोबारा से हमारा पेड़ का फ्रूट बेयरिंग सीज़न आ गया तो हम दोबारा से फ्रूट तोड़ेंगे। फ्रूट सीज़न ख़त्म, यानी कि बुलिश ट्रेंड ख़त्म, तो हम उसमें सिप चालू रखेंगे। सिप हमेशा चलती रहेंगी और जब जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब तब हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। और ये साइकिल चलती रहेगी मंथ ऑन मंथ, हमारा पेड़ बड़ा होता रहेगा और जैसे जैसे वो बड़ा होगा हमारे फ्रूट्स और बड़े होते रहेंगे, यानी हमारे प्रॉफिट्स और बड़े होते रहेंगे, जो कि आप बैक टेस्टिंग शीट में अभी मेरे साथ थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 4 तक हो गया। तो स्टेप नंबर 5 कंपाउंडिंग होती है। तो जो भी हमारे फ्रूट्स हैं वो री इन्वेस्ट हो जाते हैं बिड्स में। जो स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि बाय एंड डिप्स, तो वो फ्रूट जो आप तोड़ रहे हैं वो आपके बाय एंड डिप्स में यूज़ होंगे, ठीक है। अगर आपके फ्रूट तोड़ने से पहले ही बाय एंड डिप आ गया तो भी हमें बाय एंड डिप करना है। मतलब अगर आपने कोई क्रिप्टो खरीदा और वो 10% गिर गया, आपने 10% का लेवल सेट किया कि यहाँ पे जाके मैं पहला बिड करूँगा, और अभी तक आपने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, तो भी आप अपने बिड करेंगे। मतलब ये जो स्टेप 1 2 3 है ये चलते रहेंगे इररिस्पेक्टिव स्टेप 4 आया है कि नहीं। यहाँ स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि सपोज़ आपका प्रॉफिट बुकिंग आया, आपने वो प्रॉफिट लिया और स्टोर कर लिया, मतलब वो पैसा जो भी आपको मिला वो आपने कहीं स्टोर कर लिया, कहीं और खर्चा नहीं किया। तो जब वो क्रिप्टो गिरेगा, सस्ता होगा, तो वो वाला पैसा आप री इन्वेस्ट करेंगे सस्ते दामों पर। उससे क्या होगा, आपके ट्री को एक बूस्ट मिलता है, वो और सस्ता हो जाता है और उसकी फ्रूट बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है क्योंकि एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा सस्ता खरीदने की वजह से। तो आपकी फ्रूट का सीज़न जल्दी आएगा। और इसका जो क्रिप्टो में इफेक्ट आता है वो बैक टेस्टिंग में देख के तो मैं तो अमेज रह गया कि अभी थोड़ी देर में आपको जब रिजल्ट दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा कि कितने कम पैसे लगा के हम कितना बड़ा कॉर्पस इसमें बना पाए। देखिए वो हिस्टोरिकल चीज़ है, ऐसा हिस्ट्री में हुआ था, वो रियल हिस्टोरिकल डेटा से कैलकुलेशन निकली है। फ्यूचर में क्या होगा मेरे को नहीं पता, उस तरह के रिटर्न्स आएंगे, उससे कम आएंगे, स्टॉक मार्केट से भी कम आएंगे, मेरे को बिल्कुल नहीं पता। तो ये मैंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी है कि हाँ भाई मेरे पास इतना थोड़ा स्पेयर मनी है जो मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, उसको मैं डाल रहा हूँ क्रिप्टोज़ में। बाकी उस पर जो भी रिजल्ट्स आए आई जस्ट थैंक गॉड, उसमें बस जो थोड़े बहुत रिटर्न्स आ जाएं, जितने भी आ जाएं, मैं उससे खुश रहूँ। तो स्टेप 5 है कंपाउंडिंग का। तो जब जब बाय एंड डिप्स आएगा प्रॉफिट बुकिंग के बाद, आपका प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है, उससे कंपाउंडिंग का इफेक्ट बन जाता है, जो कि हम बैक टेस्टिंग में अभी देखेंगे। तो बैक टेस्टिंग दिखाने से पहले मैं बात कर लूँ न्यू फीचर्स ऑफ गूगल शीट, क्योंकि इसके लिए मुझे एक अलग गूगल शीट बनानी पड़ी, इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। ऑल्दो ये शीट काफ़ी सिमिलर है पैसों का जंगल जो मैंने स्टॉक्स के लिए अभी थोड़ी देर में पहले वीडियो बनाया था, उससे ही इंस्पायर्ड है, लेकिन क्योंकि क्रिप्टोज अलग तरीके से काम करते हैं, उनका डेटाबेस अलग है, उनके कैलकुलेशंस अलग हैं, तो ये मैंने इम्प्रोवाइज़ किया है। तो क्या क्या नई चीज़ें डाली हैं इसमें ये बता देता हूँ, क्योंकि ये शीट क्रिप्टो के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो पुलिंग प्राइसेस फ्रॉम CoinDCX, तो बेसिकली आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप गूगल फिनेंस से प्राइस ले सकते हैं, वो पहले मैंने इनिशियली किया लेकिन देखा कि काफ़ी डिफरेंस आ रहा था प्राइसेस में। गूगल फिनेंस से जो प्राइस आ रहा था वर्सेस जो मेरा CoinDCX से प्राइस आ रहा था, काफ़ी डिफरेंस था उसमें। तो मैंने उसे ऑप्टिमाइज़ करके एक ऐप स्क्रिप्ट डाला है शीट में, जो ऑटोमेटिकली CoinDCX से प्राइस उठाता है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो जो आप क्रिप्टो पेयर यूज़ कर रहे हैं वो CoinDCX में हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं CoinDCX नहीं यूज़ करना चाहता, मैं कोई और यूज़ करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, CoinDCX का प्राइस फिर भी और क्रिप्टो पे जो प्राइसेस आते हैं उनके पास होगा, वर्सेस गूगल का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा ही दूर था। तो आपको उस वे में सोचना है, ये मत सोचिएगा कि CoinDCX आप यूज़ नहीं करने वाले, कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं तो ये पॉइंट आपके लिए वैलिड नहीं है। ये फिर भी आपके लिए वैलिड है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं गूगल फिनेंस से आता हुआ डेटा वर्सेस CoinDCX से आता हुआ डेटा। तो CoinDCX का डेटा ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा मैच करेगा आपके जो पोर्टफोलियो वैल्यू से, ओके। तो मैंने पहली ऑप्टिमाइजेशन वो करी है। सेकंड, नंबर फॉर्मेटिंग। तो क्रिप्टोज़ में क्या होता है, जब हम यूनिट्स खरीदते हैं, ऐसे नहीं कि हमें एक पूरा क्रिप्टो का यूनिट खरीदना पड़ेगा, हम पार्शियल यूनिट्स खरीद सकते हैं। और बिटकॉइन की बात करें तो अभी एक बिटकॉइन 92 लाख या उससे भी ऊपर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक बिटकॉइन खरीदने के लिए 92 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 500 200 300 इस अमाउंट को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये होता है कि हमें यूनिट जो है वो डेसिमल प्लेसेस में मिलती हैं, अप टू 8 9 10 डेसिमल प्लेसेस। तो वो मैंने शीट में उस डेसिमल प्लेस के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन लगा दिया है। फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करे ट्रैक करने के लिए कि बाइंग चार्जेस और सेलिंग चार्जेस हमें क्या लग रहे हैं। जब हम बाई कर रहे हैं क्रिप्टो को तो बाइंग चार्ज क्या लगेगा, सेल कर रहे हैं तो सेलिंग चार्ज क्या लगेगा। और मैंने डाल दी है कैपिटल मैनेजमेंट शीट, ताकि हम ट्रैक कर पाएँ कि कितना पैसा हमने कब डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया,
और उससे एक्यूरेटली हमें ये भी ट्रैक करने को मिलेगा कि हमारा प्रेजेंट बैलेंस कितना है हमारे एक्सचेंज में, क्योंकि उस बैलेंस से ही हम सिप्स करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो वो बैलेंस आपकी गूगल शीट ट्रैक कर पाएगी कैपिटल मैनेजमेंट शीट की मदद से, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये सारा हो गया थ्योरी पार्ट। अब आते हैं प्रैक्टिकल में और देखते हैं कि कैसे हमारा ये गूगल शीट चलने वाला है। तो सबसे पहले बैक टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है हमारी बैक टेस्टिंग की शीट, जहाँ पे मैंने फ़िलहाल बिटकॉइन INR का बैक टेस्टिंग करा हुआ है। तो इसकी बैक टेस्टिंग मैंने 1 जून 2016 से स्टार्ट करी और 15 जून 2025 तक करी है। यहाँ पे मैंने लंप सम अमाउंट जो पहले दिन इन्वेस्ट करते हैं वो लिया 20,000, मंथली सिप अमाउंट रखा 4,000, तो मंथ में एक बार सिप हो रही है 4,000 रुपीज़ की। और बिड्स के लिए मैंने सेट किया कि पहले बिड पे होगा 2,500 रुपीज़ इन्वेस्ट, दूसरे पे होगा 5,000, तीसरे पे होगा 7,500 एंड सो ऑन, और वो होंगे 10%, 20%, 30% एंड सो ऑन, इस तरह के गैप में। तो जो भी आप येलो में डेटा देख रहे हैं वो मैंने आपको बताया। और ये है मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग अमाउंट 2,000 रुपीज़ पे सेट किया कि जब 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आए तो हम बुक करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे ये बैक टेस्टिंग होती है। इससे थोड़ा आपको ये भी आइडिया होगा कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो क्या हम सेल करते हैं, उसके बाद बिड्स कैसे आते हैं, थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए डेट एंड क्लोज, तो हर दिन का इसने प्राइस निकाला है, जो भी क्लोज प्राइस गूगल फाइनेंस से आया है ये डेटा। तो पहले दिन हमने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपीज़, जो था हमारा लमसम अमाउंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसे चेंज करते हैं अपनी, जब आप बैक टेस्टिंग खुद की करेंगे तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे 20 का 25 करेंगे या 10 करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको येलो वाले पार्ट्स को चेंज करना होता है जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, बाकी का पार्ट सब फॉर्मूला बेस्ड है, उसे चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले दिन 20,000 इन्वेस्ट हो गए और शीट ने रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे पास टोटल यूनिट्स होल्डिंग कितनी है और बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, ठीक है। ये वाला जो बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इस पर खास ध्यान देना है हमें, क्योंकि इस पे ही बेस्ड है हमारा जो PKJ या फिर CKJ, इसका नाम CKJ है, क्रिप्टो का जंगल, उस स्ट्रैटेजी को हमने बेस किया है, ठीक है। तो 20,000 हमारे इन्वेस्ट हो गए। अब ये हर दिन बदल रहा है, महीने में एक ही सिप होनी है, तो जब तक वो नेक्स्ट मंथ की पहली डेट नहीं आएगी यहाँ कोई सिप नहीं होगी। हाँ, उससे पहले अगर ये गिर जाता है 10% तो इसमें बाय एंड डिप होगा 2,500 रुपीज़ से। तो देखते हैं क्या हुआ। अगले दिन ये थोड़ा बढ़ गया और बढ़ गया, तो जब ये बड़ा होगा यहाँ ग्रीन कलर में हमें दिख जाता है, ये बढ़ रहा है, तो हमने 2,000 का मिनिमम प्रॉफिट सेट किया है। तो 2,000 जब तक नहीं आएगा शीट हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं बोलेगी। यहाँ जाके 2,000 से ऊपर चला गया हमारा प्रॉफिट, जो कि 13 जून 2016 को 5,651 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, जो 2,000 के थ्रेशोल्ड से ऊपर है। तो शीट यहाँ रिकॉर्ड कर लेती है कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया इतने अमाउंट का 5,651। तो इस प्रॉफिट को बुक करने के लिए हमें कितने यूनिट्स बेचने हैं वो यूनिट्स यहाँ पे आ जाता है, और प्राइस तो ऑफकोर्स जो उस दिन का प्राइस होगा वो उस प्राइस के हिसाब से इसने सेल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 13 जून का जो प्राइस है 46,242 रुपीज़ 92 पैसा, उस पर हमने सेल किया। सिर्फ रिकॉर्ड मैंने एक रो नीचे किया है, क्योंकि ऊपर रिकॉर्ड करने से आइटरेटिव कैलकुलेशन में इशू आता है, ठीक है। तो सिर्फ रिकॉर्ड ये नीचे किया, लेकिन इसकी सेलिंग 13 जून को कर दी होती हमने। तो इसका प्रॉफिट बुक हुआ 5,651 रुपीज़। तो जितना प्रॉफिट हमारा होता है हम उतनी की यूनिट सेल कर देते हैं और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है। अब आइडली अगर हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते जहां हम सब कुछ सेल कर देते हैं, वहां पे हमारा जो बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि हम सब कुछ सेल करते तब जाके 5,651 प्रॉफिट बुक कर पाते। लेकिन PKJ में हम क्या मानते हैं, जो भी हमारा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर का अमाउंट है वो हम निकाल लेंगे, प्रोवाइडेड कि वो हमारे थ्रेशोल्ड से ऊपर हो। जैसे 2,000 यहाँ पे थ्रेशोल्ड है, यानी कि 2 रुपये बढ़ गए तो हम निकालेंगे नहीं, थ्रेशोल्ड जो भी हम सेट करेंगे उससे ऊपर जब जाएगा तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5,651 हमने निकालने के लिए जो यूनिट सेल किए वो यहाँ पे हैं। बाकी जो हमारे यूनिट्स ऑलरेडी थे उसमें से ये यूनिट्स माइनस हो जाएंगे। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि जब आप अपने क्रिप्टो वाले एक्सचेंज पे अपने 100 यूनिट्स हैं उसमें से 5 यूनिट बेच दिए तो 95 यूनिट्स ही बचेंगे, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो तो 95 ही है। लेकिन हमारा एक अजम्पशन है जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हम शीट में ट्रैक करते हुए चलते हैं कि जो भी अमाउंट हमने अभी तक इन्वेस्ट किया था वो कम नहीं हुआ है। तो ये जो कॉलम है हमारा कॉलम J, ठीक है, बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट। देखिए 20,000 अभी तक हमने इन्वेस्ट किया क्योंकि एक लमसम ही हुआ था, तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी वो 20,000 ही रहेगा। तो जितना हमने मिनिमम इन्वेस्ट कर दिया, एक बार जो इन्वेस्टमेंट में चला गया वो हम एज्यूम करके चलते हैं कि उतना हमारा ट्री का साइज़ हो गया है 20,000। अब इसमें हम जब सिप करेंगे आप देखेंगे ये तब बढ़ जाएगा, लेकिन हर प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये घटेगा नहीं, ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। बस यही अजम्पशन है, इसके बेसिस पे
हमें ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि जब जब वो हमारे बेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाता है हमारा जो करंट मार्केट वैल्यू है हमारे ओवरऑल यूनिट्स का, तो ही हम प्रॉफिट बुक करते हैं। उससे अगर वो नीचे चल रहा है यानी कि बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया तो ही नीचे आएगा, तब हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते। अगेन उसको बुलिश ट्रेंड में आना पड़ेगा तो ही हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसे अपने पिछले प्राइस जहां हमने प्रॉफिट बुकिंग करी थी उससे ऊपर जाना होगा। तो ये एक छोटा सा अजम्पशन कि बेस इन्वेस्टमेंट प्राइस हम कम मानेंगे ही नहीं। आप अपने वहाँ पे देखेंगे एक्सचेंज में, तो वहाँ तो कम होगा, वहाँ ऐसा नहीं वहाँ ये फिक्स कर देंगे। ये सिर्फ हमारी गूगल शीट में इस तरह से हम ट्रैक करते हैं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल एक अलग स्टाइल से चलता है और यही हमें पावर देता है कि हमारा जो रिटर्न्स है वो टैक्स ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। इस पर मैंने और डिटेल में एक वीडियो बनाया था जिसमें टैक्स ऑप्टिमाइजेशन भी दिखाया था। जब पैसों का पेड़ मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों को और डीप में समझना है वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20,000 हो गया और हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। फिर नीचे चलते हैं यहाँ पे जाके ये है हमारा 24 जून। अब देखिए ये 13% गिर गया है, तो हमने बिड लेवल सेट किया था -10%, उससे नीचे गिर गया, इसलिए इसने पहला बिड कर दिया। 2500 रुपीज़ इन्वेस्ट हो गए और ये जो हमारा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 20,000 से बढ़ के अब हो गया है 22,500, क्योंकि हमने और इन्वेस्ट कर दिया है। अब और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जाके मंथ चेंज हो गया 1 जुलाई को, तो इसमें सिप का टाइम आ गया, तो शीट ने 4,000 की सिप रिकॉर्ड कर ली और फिर हमारा क्योंकि 4,000 और इन्वेस्ट हो गया है तो पहले वाले अमाउंट में 4,000 ऐड करके अब हो गए 26,500। तो ये जो बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आप देखेंगे बढ़ता ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। शीट इस तरह से ट्रैक करती है और जब जब ये जो हमारी वैल्यू है जो राइट हैंड साइड में के कॉलम में आ रही है, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वैल्यू निकालता है उस दिन की, तो जब ये हमारे थ्रेशहोल्ड से ऊपर जाएगी तो ही हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंपल है, मतलब एक बार आप इसे समझ जाएं, दिमाग में बिठा लें, तो इस स्ट्रैटेजी से बेहतर स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और यही रीज़न है कि मेरा मेजॉरिटी ऑफ द मनी, चाहे वो निफ्टी बीज हो, बैंक बीज हो, मेजॉरिटी ऑफ द ETFs हों, स्टॉक्स हों, वो सब मेरा इस PKP स्टाइल में चलता है, क्योंकि ये टैक्स ऑप्टिमाइज्ड है। मुझे लॉन्ग टर्म में आराम से प्रॉफिट्स भी आते हैं, डिप्स में मैं बाय भी कर पाता हूँ, सारे बेनिफिट्स इसमें मुझे मिलते हैं, इसलिए मेजॉरिटी पैसा मैंने इसी वाली स्ट्रैटेजी में लगा रखा है। ओके, थोड़ा और नीचे चलते हैं और समझने के लिए देखिए हमें दो चीज़ें देखनी है कि क्या ये -20% से अब नीचे गिरा तो हम नेक्स्ट बिड करेंगे, क्योंकि -10% का बिड तो हो गया। तो नीचे चलिए। ओके, नेक्स्ट हमारा ये सिप आ गया, क्योंकि 1 अगस्त आ गई, महीना चेंज हो गया, तो हमने और 4,000 इन्वेस्ट कर दिए, बेस अमाउंट और बढ़ गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ आई। फिर नेक्स्ट हमारा SIP, फिर नेक्स्ट SIP आ गई हमारी 1 सितंबर को, फिर एक और SIP आ गई और यहाँ पे आप देखेंगे 29 अक्टूबर 2016 को प्रॉफिट बुकिंग आई है। 2,000 से ऊपर चला गया तो हमने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, वो 2,000 रुपीज़ एक्सट्रैक्ट कर लिया हमारे ट्री से। तो यहाँ पे हमारा जो बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो नीचे नहीं गया, वो 38,500 पे ही रहा, ऑल्दो हमने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। और फिर नेक्स्ट दिन हमने सिप किया, उसके कुछ दिन बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, वो हमने निकाल लिया। एक और चीज़ जो हम करते हैं, जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है हमारा जो बाय ऑन डिप होता है वो रीसेट हो जाता है। मतलब हमने 10% का बाय ऑन डिप थोड़ी देर पहले देखा था किया, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आती है हम फिर से उसे 10% पे ट्रैक करना शुरू करते हैं। अगर हमने 10% पे बाय ऑन डिप किया, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, नेक्स्ट हम -20% पे करेंगे, फिर भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, नेक्स्ट -30% पे करेंगे। इस तरह से हम नीचे बाय करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी हम उसे दोबारा से -10% यानी कि पहले बिड से ट्रैक करना शुरू कर देंगे और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हर बिड का अमाउंट बढ़ता रहता है। पहले बिड में यहाँ पे 2500 था, ऊपर जाके देखते हैं, देखिए पहला बिड आता है जब 2500 इन्वेस्ट होता है, दूसरे बिड में हम उसे डबल कर देते हैं, 5000 इन्वेस्ट करते हैं, तीसरे में हम 7500 इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए बिड हमें ट्रैक करने पड़ते हैं और शीट में मैंने ऑटोमेशन आपको दे रखा है, बैक टेस्टिंग में ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है। जो आपकी लाइव शीट होगी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा कि आपका नेक्स्ट बिड क्या है, आपने लास्ट बिड क्या किया था, और प्रॉफिट बुकिंग पे हम उसे रीसेट कर देंगे। तो ये सब हो गया कि बैक टेस्टिंग कैसे हुई है, एक एक दिन का कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे है परफॉर्मेंस ऑफ CKP क्रिप्टो का पेड़, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एक में बैक टेस्टिंग दिखाई है बिटकॉइन में, तो वो हो गया एक पेड़। तो ऐसे ही हम जब एक बिटकॉइन का पेड़, एक इथीरियम का पेड़, एक और क्रिप्टो का पेड़ या एक और क्रिप्टो का पेड़, डिपेंडिंग आप कितने पेड़ लगा रहे हैं, तो बहुत सारे पेड़ मिलके एक जंगल बन जाते हैं। तो हर एक अपने आप में एक पेड़ है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, लेकिन सबको मिला के हम एक जंगल की तरह देख रहे हैं, या फिर एक बगीचा कह लीजिए उसकी तरह देख रहे हैं, जहाँ हमारे बहुत सारे पेड़ हैं, कभी किसी में फल आएगा, कभी किसी और में फल आएगा, तो हम जब जिसमें फल आएगा तोड़ते रहेंगे। तो एक जंगल की तरह हमारा ये पूरा सेटअप बन जाता है।
तो इसकी परफॉर्मेंस क्या है, बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो लास्ट हमारा बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा शीट में वो है 7,23,000। करंट मार्केट वैल्यू उसकी 6,84,000 है और हमने टोटल प्रॉफिट बुक किए इस पीरियड में, जो कि हमारा पीरियड है 1 जून 2016 से लेके 15 जून 2025 तक। इसमें हमने 18,20,446 रुपीज़ के प्रॉफिट इन्वेस्ट किए जो री इन्वेस्ट भी होते रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने साथ में ये शीट में ये भी ट्रैक किया कि हमारी पॉकेट से मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट हुआ। वो आता है मैक्स मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम आवर पॉकेट 37,695। अब वो इतना कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने जब पहली बार करे 20,000, इसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट। पहले दिन जब हमने 20,000 करे वो 20,000 है, ठीक है। नीचे जाते 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 यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, तो क्योंकि अपने 20,000 इन्वेस्ट किए थे उसमें से 5,651 निकाल लिए तो वो आपके पॉकेट में वापस आ गए। तो अब आपके पॉकेट से कितना इन्वेस्टेड है, 14,349। अब और नीचे चलते हैं, यहाँ पे कोई बेड या सिप आया होगा तो ये बढ़ गया 16,000 हो गया, ठीक है। और नीचे जाइए, फिर कोई बेड या सिप आया होगा 20,000 हो गया, ठीक है। तो जब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बढ़ रहा है, और जैसे ही आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, नीचे चलते हैं जहाँ ग्रीन कलर होगा वहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ देखिए 2,000 प्रॉफिट बुकिंग करा तो पहले 32,849 था, 2,000 आपने विड्रॉ कर लिए तो वो आपके पॉकेट में वापस आ गए, तो 30,849 हो गया। यहाँ पे और आपने विड्रॉ कर लिए तो बीच में एक से पाया था इसलिए बढ़ा है, फिर उसके बाद ये 32,000 हो गया। तो इसी तरह आप नीचे ट्रैक करते करते सबसे नीचे जाएंगे तो ये माइनस में आने लगेगा। माइनस में आने का क्या मतलब है कि आपने जितना पॉकेट से इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा आप पॉकेट में वापस डाल चुके हैं इस ट्री से, इस जंगल से, ठीक है। यहाँ देखिए 311 रो में देखिए, अब ये माइनस में चला गया। तो जितना पैसा मैंने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा मैं निकाल के इतना एक्स्ट्रा निकाल चुका हूँ। मतलब मैक्सिमम मैंने इन्वेस्ट किया था 36,000 वटेवर, जो ऊपर देखा था हमने फिगर, उसके बियॉन्ड मेरे को और प्रॉफिट आ गए हैं, क्योंकि ये हो गया है 3,314। और ये सब कुछ कैलकुलेट करके है कि मैंने प्रॉफिट बुक किया, फिर जो बिड किया, जो सिप किया, जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद जो मैं निकाल रहा हूँ, फाइनली जो मैंने निकाल के अपनी पॉकेट में डाला है वो ये फिगर है। तो ये मैक्सिमम कितना गया मेरे पॉकेट से इन्वेस्ट, वो ऊपर ट्रैक होके आ जाता है। यहाँ पे 37,695 ही इन्वेस्ट करने पड़े और उससे मेरी कॉर्पस बन गया, जो करंट मार्केट वैल्यू आप देखें 6,84,000। तो इसका परसेंटेज निकालें 1815%। हाँ जी, 185% नहीं, 1815%। ये है क्रिप्टो का पावर। XIRR फॉर्म में देखें तो ये एनुअल होता है XIRR, 390% एनुअल XIRR का परफॉर्मेंस है इसका। टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस मैंने कॉइन DCX के ट्रांजैक्शन चार्जेस के हिसाब से रखे हैं, क्योंकि ऑन एवरी बाय एंड एवरी सेल यू हैव टू पे 0.5% ऑफ द अमाउंट यू बाइंग एंड सेलिंग, प्लस उस पर 18% का GST लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें 20,000 इन्वेस्ट किया है तो उस पर 118 टोटल ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाता है, ठीक है। तो ये हर एक ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे ट्रैक हुआ है जब जब बाय या सेल हुआ है, ओके। तो वो ट्रांजैक्शन चार्जेस हमारे टोटल लगे 14,807। तो विद द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 37,000 प्लस ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे, उस पे हमने कॉर्पस बना लिया 6,84,000। और ये एक तरह से फ्री का मनी है, जैसे मैंने बताया आपको। अगर आप लास्ट में देखें मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम आवर पॉकेट, इसका अगर हम लास्ट वैल्यू देखें ये नेगेटिव में है। मतलब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि जितना भी पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बाद जब मैं निकाल रहा हूँ वापस पॉकेट में आ रहा है। नेगेटिव में होने का मतलब है जितना मैंने इन्वेस्ट नहीं किया उससे ज़्यादा मैंने निकाल लिया है, इसलिए वो नेगेटिव में आता है फिगर। तो ये सारा एक तरह से फ्री मनी हो गया है, रिस्क फ्री मनी हो जाता है इस तरह का परफॉर्मेंस अगर आता है हमारे उसमें, ठीक है। होपफुली फ्यूचर में भी आए, यही उम्मीद है मेरे को कि इस लेवल का ना आए भले ही, लेकिन अच्छा आए। तो धीरे धीरे मेरा जो पैसा है मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो धीरे धीरे मेरे पॉकेट में वापस आता रहता है इस स्ट्रैटेजी की वजह से। और एक दिन ऐसा आता है जब मेरा सारा पैसा वापस आ चुका है और जो भी मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो अपने आप ग्रो होता रहता है और मेरा वो फ्री का ट्री बन जाता है। और आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि अगर हमने एक सिंपल सिप की होती, कोई विड्रॉल्स नहीं किए होते, कोई बिड्स नहीं किए होते, तो क्या रिजल्ट आए होते। तो सिप यहाँ पे जो भी अमाउंट आप इस सिप के लिए तय करेंगे, मंथली सिप अमाउंट 4,000, वो सेम डेट्स पे ये मान के चलेगा। ये जो बैक टेस्टिंग शीट है, दो चीज़ें, पहले दिन ये लमसम इन्वेस्ट कर देगा जो भी आपने लमसम इन्वेस्ट किया था 20,000, और फिर जो हर महीने की पहली तारीख को ये सिप करते हुए चलेगा उस अमाउंट का। तो जो टोटल इन्वेस्ट हो गया वो है 4,52,000 पहले दिन से लेके आज तक जो भी हमने लास्ट डेट डाली है 4,52,000, और उसका कॉर्पस वैल्यू बन गया 1,66,95,868 रुपीज़। ये बिटकॉइन का है, ठीक है।
टोटल प्रॉफिट बुक ज़ीरो, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, यानी कि जितना भी पैसा हमारी पॉकेट से लगा है अभी भी वो रिस्क में है एक तरह से आप देखें तो मुझे पर्सनली वो स्ट्रैटेजीज़ पसंद आती हैं जिसमें रिस्क कम से कम हो। एक बार मैंने जितना पैसा लगाया वो सब बाहर आ गया और उसके बाद भी मेरा कॉर्पस बढ़ रहा है, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। हाँ, मैंने ये 1,66,00,000 के लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो भी लेवल मेरा पहुंचा वो सब रिस्क फ्री पहुंचा, बिना टेंशन के पहुंचा। सिर्फ सिंपल स्ट्रैटेजी और गूगल शीट पर ट्रैकिंग करते हुए मुझे ये सारा पैसा मिला है जो भी यहाँ पे आप बैक टेस्टिंग में दे रहे हैं। मतलब मुझे नहीं मिला, अगर ऐसा किया होता उस समय मैंने शुरू किया या किसी ने भी शुरू किया होता, उसको इतना पैसा मिला होता और उसका मैक्सिमम रिस्क कितना गया होता, लगभग 38,000 यहाँ प्लस 14,000 विच इज़ लाइक 52,500 रुपीज़ का उसका मैक्सिमम रिस्क हुआ होता और वो कॉर्पस बना चुका होता। उस अमाउंट पे आपको यहाँ देखना है कि क्या है। अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि यार मैं तो 1,66,00,000 बना सकता था अगर मैं ये स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करता। हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिसे कोई चिंता नहीं है बीच में प्रॉफिट बनाने की और रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क एपेटाइट, वो ये वाला पाथ लें कि सिप करते रहो और आज से जाके 10 साल 15-20 साल बाद जाके देखो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो इमेंस होना चाहिए अगर ऐसी परफॉर्मेंस आती है वर्सेस जो हम ये स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं जिसको रिस्क कम से कम करना और फिर रिटर्न्स बढ़ाना पसंद है तो ये परसेंटेज देखिए XIRR। तो उसके लिए ये वाली स्ट्रैटेजी जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे 1,66,00,000 है, इस पे आपको अगर आप सपोज आज के दिन विड्रॉ करते इस पे 30% टैक्स भी देना पड़ता, विच इज़ लाइक 48 लाख के करीब आ जाता। 30% टैक्स भी देना पड़ता। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 0.3 से तो 50 लाख का तो सिर्फ टैक्स भरना पड़ता, उसके बाद जो बचता वो आपका होता। ठीक है, वो फिर भी बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर बाई चांस बीच में कुछ ऐसा होता कि पॉलिसी चेंज हो गया या फिर बिटकॉइन गायब हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि वो ज़ीरो हो गया अमाउंट, तो आपका जो 4,52,000 अपने पॉकेट से इन्वेस्ट किए होते वो सब चले जाते। या मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन ये रिस्क रहता कि आप हमेशा रिस्क पे बैठे रहते। जो भी पैसे आपने अपनी पॉकेट से लगाए हैं वो फुल रिस्क पे रहते। वर्सेस ये जो PKP का स्ट्रैटेजी है, यहाँ रिस्क, यहाँ एक साल में अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, एक साल में ही हमारा जो भी पैसा लगा था वो वापस पॉकेट में आ गया। उसके बाद जो 9 साल तक ग्रोथ होती रही वो फ्री का पैसा था बिना किसी रिस्क के। तो अगर आप टेंशन फ्री वाली स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो ऊपर वाला है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप आराम से रिस्क ले सकते हैं, सारा पैसा चला भी गया तो भी आपको गम नहीं, तो आप नीचे वाला सिप वाला सिंपल मेथड करें। ठीक है, ओके। तो क्योंकि देखिए मैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, इसलिए ये वाला पर्सपेक्टिव दिखाया कि ऐसा सिप करने से ये वाले रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। लेकिन फिर मेरा वो वाला टेक भी है कि मैं पर्सनली ये वाला स्टैंड नहीं लूँगा, मैं सिर्फ सिप नहीं करूँगा क्योंकि मेरा वहाँ पर रिस्क है। 4,52,000 रुपीज़ मेरे रिस्क में हैं, तो वो रिस्क मुझे कम से कम करना है और रिवॉर्ड्स बढ़ाने हैं। तो मेरे लिए पर्सनली ये जो PKJ है वो वाला स्टाइल जिसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर हम री इन्वेस्ट करते रहते हैं अपने प्रॉफिट्स में से वापस जब वो सस्ता होता है, यानी बाय एंड डिप्स करते हैं और सिप्स भी उसी से करते रहते हैं। क्योंकि क्रिप्टो में वो पावर देखी हमने बैक टेस्टिंग में कि वो फंड कर सकता है अपने आप को ही और ट्री बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इसमें एक और बैक टेस्टिंग शीट मैंने जो कॉन्सेप्ट वाइज चेक करने के लिए देखा था कि इसमें इतने बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो हमें जो बाय एंड डिप्स है वो बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखा है इन 3.0 वर्जन द प्रॉफिट बुक्ड इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द बिड्स अमाउंट। तो इस शीट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये है कि जो भी बिड्स हैं, अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है, सपोज 2,500 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया आपने और नेक्स्ट बिड आपका 2,500 रुपीज़ का है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट 2,500 वो 2,500 प्लस जो भी आपने प्रॉफिट पिछला बुक किया था वो कंबाइन करके नेक्स्ट बिड में कर देगा। अगर आपने प्रॉफिट बुक करें और आपके पास 20,000 एक्यूमुलेट हो गए हैं, पहले वो 2,500 प्लस 2,500 करेगा, नेक्स्ट बिड में 5,000 प्लस 5,000 आपके प्रॉफिट में से उठा के री इन्वेस्ट करता रहेगा जब तक प्रॉफिट अमाउंट खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, उससे क्या हुआ है रिजल्ट्स वो देख लेते हैं। सीधा ये फिगर देखते हैं, मैक्स मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम पॉकेट। तो इस वाले में हमें 48,980 रुपीज़ लगाने पड़े प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो 69,000 रुपीज़ लगे और हमारा जो मार्केट वैल्यू बन गया करंट आज की डेट में, मतलब जो भी लास्ट डेट है बैक टेस्टिंग की, 9,29,000। तो इसको हम दूसरे वर्जन से कंपेयर करें, यहाँ पे हमारा 37,000 प्लस दिस 52,000 लगा था, जिससे हमारी वैल्यू बन गई 6,84,000। और यहाँ पे जो दूसरा वर्जन है जिसमें हम एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, जब बाय एंड डिप्स आते हैं अपने प्रॉफिट से इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे देखिए सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये हमारे पॉकेट से एक्स्ट्रा जाते, उसके बाद सब रिकवर हो जाता है और हमारा प्रेजेंट कॉर्पस वैल्यू बन जाता है 9,29,000। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके लिए शीट मैंने नहीं बनाई है। जो शीट मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप अपनी लाइव ट्रैकिंग करेंगे वो ये नॉर्मल बैक टेस्टिंग के आधार पर है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हम पहले दिन लमसम करते हैं और उसके बाद हम रेगुलर सिप्स करते हैं, और जब जब बाय एंड डिप्स आते हैं तो जो भी बाय एंड डिप हमने डिफाइन किया है, लाइक 2500 किया है, जब 10% गिरेगा तो 2500 ही इन्वेस्ट होगा, नेक्स्ट में 5000 इन्वेस्ट होगा, उसके बाद 7500 इन्वेस्ट होगा। तो उसके हिसाब से ये वाली शीट हम यूज़ करने वाले हैं, जो पर्सनली मैं भी यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा जो ये 3.0 वर्जन है उस पर भी शीट बनाऊँ, थोड़ा और इसको रिफ़ाइन करके, क्योंकि उसमें बहुत पोटेंशियल है। और मैं वो शायद तब करूँगा जब मेरे प्रॉफिट्स आने लग जाएंगे और मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा मनी रिकवर हो चुका है जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तब आएगा असली मज़ा वो सब करने का। फ़िलहाल मैं नॉर्मल मोड पे चलने वाला हूँ, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट वी शुड लर्न टू वॉक देन वी शुड लर्न टू रन। तो सीधा सीधा रन करना नहीं सीखेंगे, हम धीरे धीरे चलना सीखेंगे। उसके बाद जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दिखेगा कि हाँ भाई पैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, उसके बाद मैं वो लेवल लेकर आऊँगा वो शीट पे और रिसर्च करके। और मे भी हो सकता है 4.0 वर्जन या कोई और वर्जन बना दूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च चलती रहती है, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं कैसे और रिफ़ाइन करें। तो फिलहाल हम ये वर्जन यूज़ करेंगे जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब उसकी बात करता हूँ कि वो वाली शीट जो लाइव ट्रैकिंग, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसको कैसे यूज़ करना है। ओके दोस्तों, तो ये है वो शीट जो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम है क्रिप्टो का जंगल, CKJ इसको शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और 17 जून को मैंने ये शीट बनाई थी। तो जब जब मैं शीट को अपडेट करता हूँ, डेट में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और चेंज लॉग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं। और चेंज लॉग इस शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। जब मैं अपनी ओरिजिनल शीट अपडेट करता हूँ, यहाँ की चेंज लॉग शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा अगर मैंने कोई चेंजेस किए हैं, तो आपको बार बार ओरिजिनल शीट खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब चेंज दिखे तब आप नई शीट वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कहाँ से? स्ट्रैटेजी शीट से। तो स्ट्रैटेजी शीट को आपको समझा देता हूँ जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्रॉबेबली। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स देता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो स्टेप 1 है कैपिटल मैनेजमेंट शीट कैन बी यूज टू ट्रैक द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू एंड विदड्रॉन फ्रॉम द एक्सचेंज ऐप। तो एक्सचेंज ऐप का मतलब है जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैं CoinDCX यूज़ कर रहा हूँ, वज़ीरX है, मुद्रेक्स है, ज़ेपे है, बहुत सारी ऐप्स हैं। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने कब कितना पैसा डाला, कब कितना निकाला, उसको ट्रैक करने के लिए मैंने आपको दी है कैपिटल मैनेजमेंट शीट। प्लस इसमें कुछ नए फीचर्स और हैं। तो कैपिटल मैनेजमेंट शीट क्या करती है, यहाँ पे आपको डेट डालना है। सपोज़ आज की डेट में मैं इसमें 10,000 डिपॉजिट कर रहा हूँ। अगर कोई डिपॉजिट चार्ज आपको लगता है, CoinDCX में मुझे कुछ नहीं लग रहा है तो मैं 0 डालूंगा, लेकिन अगर आपके ऐप में लग रहा है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। तो ये टोटल अमाउंट निकाल लेगी कि आपको कितना अमाउंट देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद आप अमाउंट और डालते हैं किसी और दिन, सपोज़ 1 जुलाई को आप 10,000 और डालते हैं, यहाँ पे डाल दीजिए। तो जब जब आप अपने उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट, यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है। किसी दिन अगर आप वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं तो ये विड्रॉल वाला सेक्शन राइट हैंड साइड में है, वहाँ पे डेट डालिए कि आपने किस दिन को विड्रॉ किया और कितना अमाउंट विड्रॉ किया। डेट एज सच कोई कैलकुलेशन में चेंजेस नहीं लाएगी। अगर आप गलत डेट भी डाल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डेट सिर्फ आपकी ट्रैकिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, ताकि किसी दिन अगर आपको मैच करना पड़े अपने बैंक स्टेटमेंट्स या फिर आपके जो ऐप में है कब विड्रॉ किया, कब डिपॉजिट किया, उसके लिए ये डेट आपको काम आएगी, ठीक है। जो अमाउंट है उसके बेस पे कैलकुलेशंस हैं कि ये टोटल निकालता है आपका करंट बैलेंस कितना है और रिमेनिंग बैलेंस कितना है। क्योंकि जब आप बाय करेंगे कितने का आपने बाय किया, कितना उसमें बाइंग चार्जेस लगा, फिर जब आप सेल करेंगे कितना सेल चार्जेस लगा, वो सब कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस आपका CoinDCX में कितना, मतलब आपके जो भी ऐप है उसमें कितना है वो यहाँ पे दिखा देगा। मैं बार बार CoinDCX का नाम ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ये एफिलिएटेड वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई लिंक मैं आपको नहीं दूंगा CoinDCX का साइन अप करने के लिए। ओके, क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका ट्रैकिंग के लिए, कैसे कैसे आपको ट्रैकिंग करनी है अपने अमाउंट की। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, गो टू द CKJ शीट, ठीक है। सारी शीट्स नीचे आपको दिख रही हैं, CKJ समरी वगैरह वगैरह। तो CKJ शीट में आपको क्या करना है, क्लिक द बटन पेस्ट शीट्स URL नियर P1, इट विल ऑटोमेटिकली कॉपी द URL ऑफ दैट पेज एंड पेस्ट इन P1। तो CKJ में चलते हैं, यहाँ देखिए बटन दिया मैंने पेस्ट शीट्स URL, यहाँ P1। बेसिकली ये जो CKJ शीट है उसका URL आपको ब्राउज़र से कॉपी करके यहाँ डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे, इसलिए मैंने ये ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेट कर दिया है। तो जब आप इस बटन को दबाएंगे पेस्ट शीट्स URL, सबसे पहली बार ये आपको ऑथराइजेशन के लिए बोलेगा, क्योंकि ये ऐप स्क्रिप्ट है, ये आपके ऑटोमेशन करती है, तो इसको आपको ऑथराइज़ करना पड़ता है कि हाँ भाई कर लो ऑटोमेशन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ओके क्लिक करिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कौन से ईमेल से लिंक करना है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये वाला आता है, ठीक है, एडवांस पे क्लिक कीजिए और गो टू CKJ अनसेफ, इस पर क्लिक कीजिए।
और फिर इसको एक्सेस दे दीजिए ये सब करने का। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली आप ऐप स्क्रिप्ट को एक्सेस दे रहे हैं, जो भी उसमें ऐप स्क्रिप्ट में कोड है ऑटोमेशन के लिए वो करने के लिए। और बेसिकली 2 ही ऐप स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। एक तो ये जो शीट का URL पेस्ट करेगी, दूसरा क्लोज करने का पेड, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। अब ऑथराइजेशन हो गया है, अब ये एक्शन लेगी और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो गया है। इसको यहाँ पे पेस्ट करने से क्या होता है, ये जो लिंक टू द लास्ट एंट्री इन PKJ है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये कैसे काम करेगा अभी मैं आपको अपनी शीट में दिखाता हूँ, ठीक है। तो CKJ शीट में हम गए, तो सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, गो टू द CKJ शीट एंड ऐड द क्रिप्टो डेटा अंडर येलो हेडर्स फ्रॉम A5 ऑनवर्ड्स। डू नॉट एंटर एनीथिंग अंडर नॉन येलो हेडर्स सेल्स एज दे हैव फॉर्मूलाज, ठीक है। CKJ शीट में जाना है आपको, यहाँ पे A5 से स्टार्ट करना है कि किस क्रिप्टो कोड में आप कर रहे हैं। तो अगर आप बिटकॉइन में कर रहे हैं तो उसका कोड है BTC INR, ये सही होना चाहिए। अगर आप कोड बदल देंगे तो शीट काम नहीं करेगी। तो इसका कोड है BTC INR, ठीक है। ये कोड आप गूगल फाइनेंस से भी निकाल सकते हैं या फिर CoinDCX से भी ले सकते हैं। और जो कॉमन कोड हैं जो मैंने यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने 3 क्रिप्टोज़ में किया है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसे, ठीक है। BTC INR में किया है, इथीरियम में किया है और सोलाना में किया है, ठीक है। सोलाना मैंने रिसेंटली ऐड किया अपनी थोड़ी रिसर्च वगैरह करने के बाद। अगेन ये कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपने सलाहकार से पूछ के इन्वेस्ट कीजिए किस किस में आपको करना है। इथीरियम और बिटकॉइन सेलेक्ट करने का मेरा मेन रीज़न था कि वो टॉप मार्केट कैप वाले हैं, ठीक है। बिटकॉइन तो सब जानते ही हैं, मतलब क्रिप्टो का दूसरा नाम ही बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन में मैंने किया है। इथीरियम एक अपकमिंग अच्छा वो है जिसका मार्केट कैप अच्छा खासा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला है हमारे पास काफ़ी समय से है, यानी कि नए कॉइन में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे वो पसंद आते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, कुछ समय से मार्केट में हो, क्योंकि उनका फिर चार्ट वगैरह पढ़ के थोड़ा देख कर समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कुछ नया माल में नहीं कर रहे हैं, कहीं फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सोलाना में मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्रिप्टो कोड में क्रिप्टो के कोड डालने हैं। BTC INR बिटकॉइन का है, ETH INR इथेरियम का है और SOL INR सोलाना का है। इसी तरह आप गूगल फाइनेंस से और भी बिटकॉइन के कोड्स निकाल सकते हैं। उसमें करेंसी जो शुरू में आता है वो सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये 6 अल्फ़ाबेट्स का कोड होता है वो यहाँ पे डालना है। ये होगी पहली चीज़। फिर हो गया बाय सेल डेट, किस दिन आप बाय या सेल कर रहे हैं। तो पहला दिन ऑब्वियसली आप बाय करेंगे तो यहाँ पे डेट डालिए। तो ये मेरे एक्चुअल ट्रेड्स की डेट है, 30 मई को मैंने बिटकॉइन बाय किया था। किस प्राइस पे आपका बाय हुआ है और कितने यूनिट्स आपको मिले वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेसिमल्स उस हिसाब से एडजस्ट किए हैं जैसे कि हमारे उसमें प्लेटफॉर्म में होते हैं, क्योंकि डेसिमल्स में बाय होता है। यहाँ पे बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक बाय हुआ है ये जो बिटकॉइन है। उसी तरह इथीरियम का भी सीन है, तो ये डेसिमल्स उस तरह से मैंने शीट में ऑप्टिमाइज़ कर दिए हैं। बिड नंबर तब डलेगा जब आप बिड करते हैं, पहला बिड, दूसरा बिड, तीसरा बिड, ठीक है। तो ये डेटा डाल दिया आपने कि किस दिन कितना बाय किया, बाकी आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए वो शीट कैलकुलेट कर लेगी, और बाइंग चार्जेस कितने लगे हैं वो कैलकुलेट कर लेगी बेसिस यहाँ पे आप क्या डालते हैं। तो ये CoinDCX के हिसाब से मैंने डाला है वो 0.5% प्लस 18% GST चार्ज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी शीट में डला हुआ है। अगर आपका परसेंटेज कुछ और एप्लीकेबल है आपके अकाउंट में तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए परसेंटेज, क्योंकि 18% GST तो ऑलमोस्ट सभी लेते हैं, वो तो चेंज होगा नहीं, यही परसेंटेज चेंज होगा जो एक्सचेंज आपसे लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने येलो में दिया हुआ है वो आप चेंज कर दीजिए, उससे बाइंग चार्ज नोट हो जाएगा। उसी तरह जब आप सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे पहले से मैंने CoinDCX वाला फिल किया है, अगर वो फ्यूचर में चेंज होता है तो हमें फॉर्मूला से चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल 0.5% वो कैलकुलेट कर लेगा जब सेलिंग मैं करूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है हमें। CKJ में आपने एंट्री कर दी जो जो आपने परचेस किया, उसके बाद समरी शीट में जाना है। क्रिप्टो कोड्स, द क्रिप्टो कोड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव डेटा रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग विल ऑटो पॉपुलेट। समरी में चलते हैं, यहाँ नीचे CKJ के बगल में समरी आ रही है, ठीक है। तो जो जो बिटकॉइंस और क्रिप्टोज़ मैंने बाई किए हैं उन सब की समरी ऑटोमेटिकली आ जाती है कि मैंने कितना अभी मेरा उसका बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। मैंने आपको बताया था बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ट्रैक हो रहा है यहाँ पे। कितने यूनिट्स मैं अभी करंटली होल्ड कर रहा हूँ, मेरा एवरेज प्राइस क्या है, इसका नाम रख देते हैं CKJ एवरेज प्राइस, ठीक है। क्योंकि ये वो एवरेज प्राइस नहीं होगा जो आपका एक्सचेंज आपको दिखाएगा, ये CKJ शीट के हिसाब से एवरेज प्राइस जो निकल के आता है, जिसके बेसिस पे बिड्स वगैरह और प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ कैलकुलेट होता है, ठीक है। करंट मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, तो शीट करंट मार्केट प्राइस निकालती है, आपकी करंट यूनिट्स जो भी होल्ड कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करती है और करंट मार्केट वैल्यू निकल के आ जाता है। और कितना आपने इन्वेस्ट किया है और कितना करंट मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से नोशनल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा।
क्योंकि इसी के बेसिस पे शीट ट्रैक करेगी कि आप मिनिमम इतना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जब जब वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो शीट आपको यहाँ पे सेल एलिजिबल यूनिट्स, यहाँ पे सेलिंग टू बी डन टुडे, यहाँ पे यस आ जाएगा जिसमें सेलिंग एलिजिबल होगी, ठीक है। और कितने यूनिट्स आपको सेल करने हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगे। अभी ये खाली आ रहा है क्योंकि सेल एलिजिबल नहीं है, जिस दिन वो सेल एलिजिबल होगा तो ही यहाँ पे यूनिट्स आएंगे, ठीक है। बाकी का डेटा आप नाम से समझ जाएंगे, नोशनल प्रॉफिट परसेंट, टोटल बुक प्रॉफिट, अभी तक मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया है और ये किसका है। अगर राइट हैंड साइड में देखें यहाँ से, ठीक है, BTC का ये जो पहली लाइन है ये BTC बिटकॉइन की है। नेक्स्ट लाइन में इथीरियम की डिटेल्स आ रही हैं, तीसरे में सोलाना की आ रही है। अगर आप और करते हैं तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसकी भी एंट्री आपने पहले CKJ में कर दी कि ये बाय कर लिया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट हो जाते हैं। उनके कोड्स CMP जो नॉन येलो सेल है वो सब ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। फिर आपको कितना सिप अमाउंट रखना है, तो जैसे मैंने कहा ये आपके ऊपर है कि आप कितना सिप अमाउंट रखना चाहते हैं, आपकी कंफर्ट के हिसाब से। नेवर इन्वेस्ट मोर देन व्हाट यू कैन लूज़, वो वाली टैगलाइन याद रखिए। उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि सिप में कितना रखना है, ठीक है। ये 500 सिप मेरा है, मैं वीकली सिप कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो 500 की वीकली बिटकॉइन में, इथीरियम में और सोलाना में हो रही है। सिप सजेस्टेड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली शीट कैलकुलेट करेगी, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये जो CMP आ रहा है ये CoinDCX से आ रहा है, लेकिन वहाँ थोड़ा डिले रहता है क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम बिटकॉइन का देखें 92,03,931 आ रहा है, और यहाँ पे जाएं अगर हम बिटकॉइन में तो इसका जो करंट बाइंग प्राइस है वो 91,76,000 है। ये थोड़ा डिले होता है क्योंकि CoinDCX से आता है हमारी शीट में प्राइस, लेकिन अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक लैग रहेगा। तो आपको एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसे एक्सचेंज की तरह मत मानिएगा कि ये सेकंड बाय सेकंड या मिनट में चेंज होगा। थोड़ा लैग अप टू 20 मिनट्स का लैग इसमें हो सकता है, लेकिन रफ आइडिया हमें पता चल जाता है कि कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, कब इसमें बाय एंड डिप्स करना है, ओके। और वैसे भी सिप जब हमें करना होता है तो जब हम अपने प्लेटफॉर्म में जाते हैं सीधा अमाउंट डालना है, ओके मुझे 500 का सिप करना है, बाकी वो यूनिट्स वगैरह खुद कैलकुलेट कर लेता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एडिशनली दिया है इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है। तो मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ऊपर हमें डालना होता है कि ओके अमाउंट वाइज मैं 500 रुपये का मिनिमम करना चाहता हूँ और परसेंटेज वाइज 1%, क्योंकि देखिए जब छोटा इन्वेस्टमेंट है, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें कितना है, बिटकॉइन में है 11,000, इसका 1% में देखूँ तो 110 रुपीज़ ऐसे कुछ आएगा। तो ऑब्वियसली मुझे उतना बुक नहीं करना है, तो ये 500 को ट्रैक करेगा, ठीक है। 500 की प्रॉफिट बुकिंग जब भी आएगी तो मुझे बताएगा करना है, विच विल बी मोर देन 1%। लेकिन जब ये कॉर्पस बड़ा हो जाएगा, से ये 1 लाख बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट चले जाता है, तब उसका 1% होगा 1000 रुपीज़, जो कि 500 के थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा। तो मैं तब 500 नहीं करूँगा, मैं 1% का स्टार्ट कर दूंगा प्रॉफिट बुकिंग, और वो शीट ऑटोमेटिकली मुझे बताएगी जो भी मैक्सिमम होगा, इधर 500 और दैट 1% ऑफ योर बेस इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो शीट हमें ट्रैक करके बता देगी कि प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है और कितनी करनी है, ओके। इसलिए यहाँ पे आप डालेंगे, अगर आप सब में सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डालिए 500 और 1%। अगर आपको अलग अलग करना है तो यहाँ इंडिविजुअली भी आप टाइप कर सकते हैं एक उसमें, कि बिटकॉइन के लिए मुझे 500 रखना है, इथीरियम के लिए 600 रखना है, सोलाना के लिए मुझे 10,000 रखना है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली टाइप कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला वाला यूज़ करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आप जैसे ही टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे 1000 करता हूँ तो सब नीचे 1000 चेंज हो गए, ठीक है। बिड मल्टीप्लायर अमाउंट, ये वो है कि कितना अमाउंट हमें पहले बिड में इन्वेस्ट करना है। 500 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जब 10% गिरे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। इतना भी कम मत कीजिएगा कि आपका एक्सचेंज अलाउ ही ना कर रहा हो, क्योंकि कई जगह एक्सचेंजेस में मिनिमम 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी है, यानी कि आप 50 रुपये यहाँ पे कर दो तो वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको एक्सचेंज। तो अपने एक्सचेंज के हिसाब से मिनिमम उतना तो करना ही पड़ेगा, बाकी अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप यहाँ अमाउंट सेट कर सकते हैं कितना आपको करना है। अगेन यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है कि मैंने लमसम इतना किया था तो मैं सिप कितने का करूं, बिड कितने का करूं। ये सब आप अपने आप डिसाइड कीजिए अपने क्षमता के हिसाब से कि कितना पैसा आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ओके। और जो भी आप परसेंटेज यहाँ डालेंगे उसका मल्टीपल ऑटोमेटिकली, लाइक 10% मैंने यहाँ डाला, और माइनस में डालिएगा, बिड को माइनस में डालना ज़रूरी है। यहाँ मैंने हेडर में दिया है फर्स्ट बिड सेट इट इन माइनस। अगर आप गलती से 10% डाल देंगे तो वो आज ही बोल देगा आपको कि बिड करो जाके, क्योंकि वो सब कुछ येस हो गया है क्योंकि 10% तो सभी आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए माइनस में डालना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ माइनस में डालिए, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 6 तक मैंने आपको बता दिया। स्टेप नंबर 7, इफ़ यू आर सेलिंग द एंटायर क्रिप्टो यूनिट्स फॉर एनी क्रिप्टो देन इट हैज़ टू बी क्लोज्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम CKJ शीट। दिस कैन बी डन ऑटोमेटिकली यूजिंग द बटन क्लोज पेड ऑफ। द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द शीट क्लोज्ड पेड्स। वॉच माई वीडियो फॉर डेमो ऑन हाउ टू यूज़ दैट।
ठीक है, तो इसका मैं एक डेमो आपको दे देता हूँ। सपोज़ ये टेस्ट नाम का कोई मैंने क्रिप्टो ख़रीदा था और मैं इसके सारे यूनिट्स बेचना चाहता हूँ, मतलब ये मैं हटा रहा हूँ अपने उसमें से। वैसे तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के करिएगा, ये मत इन्वेस्ट करिएगा कि ओके 1 महीने के लिए कर लेता हूँ, 2 महीने के लिए। वो वाले क्रिप्टोज़ इस शीट के थ्रू मत ट्रैक कीजिएगा। जो आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं उन्हें यहाँ से ट्रैक कीजिएगा, लेकिन हो सकता है उनमें भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें क्लोज़ करने पड़े, पूरी तरह से सेल करना पड़े। तो जब आप पूरी तरह से सेल कर रहे हैं तो यहाँ शीट में, अगर आप इसी शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो आपके प्रॉफिट कैलकुलेशन गलत आएंगे। उसके लिए हमें उसे क्लोज्ड पेड में भेजना होता है और वहाँ कैलकुलेट करना होता है। वो बहुत सिंपल है। क्लोज पेड का मतलब है हमने सब कुछ सेल कर दिया है, वो पेड क्लोज हो गया, बंद हो गया है, हमने काट दिया उसको। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी क्रिप्टो कोड है वो यहाँ पे ये जो J1 है यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद दबाइए क्लोज पेड ऑफ। इसको दबाते ही एक ऐप स्क्रिप्ट रन होगी और ये जो टेस्ट वाला डेटा है इसका सारा डेटा यहाँ से कॉपी होगा और इस क्लोज पेड शीट में चला जाएगा, पेस्ट हो जाएगा और इस CKJ शीट से डिलीट हो जाएगा। सब कुछ ऑटोमेट होगा सिर्फ एक बटन क्लिक करने पे। बस ये कोड सही से आपको यहाँ पे डालना है। टेस्ट मैंने डाला, अब मैं बटन दबा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पूछेगा, कई बार हो सकता है एक्सीडेंटली आप क्लिक कर दें, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फेल सेव डाला है कि आपसे पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आप नो करेंगे कोई एक्शन नहीं लेगा, आप येस करेंगे तो ये एक्शन लेना शुरू करेगा। अब ये बिहाइंड द सीन्स स्क्रिप्ट रन हो रही है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। अब ये कोड यहाँ से कॉपी हो रहा है, इसका डेटा सब कॉपी हो रहा है। अब ये ट्रांसफ़र होने के बाद ये पॉपअप आ जाएगा कि इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड डिलीटेड। इसको ओके कीजिए। अब देखिए यहाँ से जा चुका है और क्लोज पेड में मैं जाऊँगा, यहाँ पे वो पेस्ट हो चुका है उसका सारा डेटा। अगर आपने कुछ बाय किया हो, जितने भी बाय किए हो, यहाँ तो मैंने एक ही लाइन रखी थी, मल्टीपल लाइन्स होती उसकी, वो सब कुछ कॉपी पेस्ट कर देता, बाइंग का भी और सेलिंग का भी, और यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो जाता ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये है क्लोज पेड का महत्व कि कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ऑलराइट, ओके, तो 7th स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 8th स्टेप, मंथली परफॉर्मेंस शीट विल डिस्प्ले द समरी ऑफ प्रॉफिट बुकिंग्स ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स। तो अब हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा मंथ ऑन मंथ कैसा चल रहा है, उसके लिए मैंने आपको दी है मंथली परफॉर्मेंस शीट। अभी यहाँ पे ये खाली है मेरा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। लेकिन जैसे ही मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, किस दिन मैंने किस क्रिप्टो में प्रॉफिट बुक किया, कितना प्रॉफिट बुक किया और उसमें सेलिंग चार्जेस क्या लगे, वो सब यहाँ पे ट्रैक होके आ जाएगा। जो मेरे CKJ में करंट पेड हैं उनका भी, और जो अगर मैं कोई क्लोज़ कर चुका हूँ वहाँ का भी, दोनों शीट से ये डेटा यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे ये जो आ रहा है रोज़ वैल्यूज़, यहाँ पे मंथ वाइज दिखाएगा कि से जून में मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया, जुलाई में मैंने इतना बुक किया, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ लिखा भी है, दिस शीट विल ऑटोमेटिकली पुल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ये CKJ शीट में। मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैनुअल कुछ नहीं करना है हमें, ये ऑटोमेटिकली मंथली परफॉर्मेंस सिर्फ देखने के लिए है कि मंथ ऑन मंथ हम कैसा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, ऐसे नहीं है कि रातों रात हम प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। मैंने 30 मई से स्टार्ट किया है, आज है 18 जून, अभी तक कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। काफ़ी फ्लैटिश रहा है मार्केट, ना कोई मेरा बिड आया है, ना प्रॉफिट बुकिंग आई है। ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई नहीं है बिटकॉइन और इथीरियम, और सोलाना तो अभी फ़िलहाल मैंने 1-2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसके मैं कोई अपडेट्स लाता हूँ तो वो भी मैं आपसे फ्यूचर में शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये शीट खरीदनी है, अपना क्रिप्टो का जंगल स्टार्ट करना है, जो मैं रेकमेंड करूँगा कुछ ना कुछ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर का एक एसेट क्लास है। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया धीरे धीरे इसे अडेप्ट कर रही है और उस अडेप्टेशन की स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इसलिए हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए हमें भी स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगेन रिमाइंडिंग यू, ओनली इन्वेस्ट द मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज़। ये मान के चलिए उतना ही पैसा लगाइएगा, यानी कि सारा की शेयर मार्केट से उठा के इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं, मैं पर्सनली बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा थोड़ा पैसा ही, आप देखेंगे यहाँ पे मेरा अभी तक कितना 22,000 इन्वेस्ट हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर ये चला भी गया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत तो होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाय राम मैं तो मर गया, वैसा वाला कोई दुख नहीं है। वैसा पैसा बिल्कुल मत लगाइएगा क्रिप्टो में। हाँ, रिटर्न्स इसमें फिनोमिनल आ सकते हैं, लेकिन जाने को बहुत कुछ जा भी सकता है। तो हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दोनों साइड सोचिए, ये नहीं कि एक ही तरफ सोचा, बैक टेस्टिंग में इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देख के सब कुछ यहीं पे लगा दिया। ऐसी गलती कभी मत करना किसी भी स्ट्रैटेजी में। हमेशा अपने रिस्क को समझ के ही इन्वेस्ट करना, और ये तो खासकर बहुत ही रिस्की एसेट है, तो इसमें ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करना। अपने निवेश सलाहकार से सलाह लीजिए, अपने दोस्तों से, परिवार से, जिससे भी सलाह लेनी है सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करना और ख़ुद को सोच समझ के इन्वेस्ट करना। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं पैसों का जंगल, इसकी लिंक आपको मिल जाएगा इस शीट को परचेज़ करने का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। इनिशियली मैं इसे डिस्काउंटेड प्राइस पे रखूँगा
कुछ समय के लिए, और जो भी वीडियो जल्दी से देखते हैं जल्दी खरीदेंगे उनको फ़ायदा है, जो लेट खरीदेंगे उनको थोड़ा सा हाईयर प्राइस देना पड़ेगा जैसे ही डिस्काउंट इसका ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हम लोग इससे कुछ अच्छा पैसा बना पाएँ, अपने थोड़ा लॉन्ग टर्म में वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएँ और एक नया एसेट क्लास हमारे पोर्टफोलियो में अच्छे से ऐड हो पाए। यही उम्मीद के साथ मैंने ये शीट बनाई है, ये वीडियो बनाई है। आज का वीडियो शायद सबसे लंबा वीडियो मैंने जो भी आज तक बनाया है वो हो गया है। तो जो भी अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि कुछ सीखना है तो टाइम तो लगाना पड़ेगा। तो शीट जाके परचेज़ कीजिए, इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मैंने ऑलरेडी आंसर किया होगा तो मैं सिंपली आपको बोलूँगा वीडियो को रीवॉच कीजिए। अगर नहीं आंसर किया होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर देने की। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूँगा आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। नमस्कार।